हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक डिज़ाइन का क्वेश्चन है जो डिज़ाइन है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारे क्वेश्चंस एकोमोडेट हो सकते हैं, लाइक डिज़ाइन अमेजोन लाइक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट लाइक वेबसाइट, या फिर कोई भी शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट जहाँ पे यूज़र ऑनलाइन शॉपिंग करता है। एंड ऑल्सो ये लाइक बुक माई शो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम, उन सब में भी इसके कुछ ना कुछ कंसेप्ट ज़रूर मैच हो सकते हैं। सो दिस कुड बी काइंड ऑफ ए कॉमन क्वेश्चन फॉर विच विल कवर मेनी ऑफ द डिज़ाइन क्वेश्चंस। तो एज वी नो, सबसे पहले हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे अब लिस्ट डाउन करना होता है तो ऐसा नहीं है कि तुम सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखने लग जाओ, क्योंकि वी आर हेयर डिस्कसिंग फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू 45 मिनट्स का होता है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट अगर लिखेंगे तो वो तो हो जाएंगी 50 फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अभी उनको इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए वी शुड गो फॉर जो 4-5 इम्पोर्टेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं वो लिस्ट डाउन कर लो। जैसे कि यूज़र शुड बी एबल टू सर्च द प्रोडक्ट। अभी यूज़र आया तो उसको सर्च का होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू ऐड द आइटम टू द कार्ट, और विश लिस्ट में ऐड करने का होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज कि देयर शुड बी सम रिकमेंडेशन सिस्टम, और फाइनली यूजर शुड बी एबल टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये 4 सिंपल सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने ऐड की हैं। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट आई एम गोइंग विद दीज सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। अभी आफ्टर दिस फिर सीधा आता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है इसमें सिंपल सा है कि एक तो सिस्टम हाईली स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट शुड बी लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल होना चाहिए। एंड इट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। अभी तुम सोचोगे कि यार तीनों कैसे मिल जाएंगे, स्केलेबल भी चाहिए, अवेलेबल भी, और कंसिस्टेंट भी। ये तो पॉसिबल नहीं है, कैप थ्योरम भी यही कहती है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कुछ पार्ट्स में तो हमें अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कुछ पार्ट्स में कंसिस्टेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अवेलेबिलिटी तो होनी होनी चाहिए, बट जैसे कि जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि कितने आइटम बचे हुए हैं, कितना पेमेंट का ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पे हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए। तो इसलिए उस पार्ट में हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन हाईली अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी चाहिए। दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि स्केलेबल है कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, और हर जगह अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम। अदरवाइज तुम बहुत सारे यूज़र्स को लूज कर सकते हो। अगर वेबसाइट ही डाउन जाएगी तो कौन आएगा, राइट? तो दिस वुड बी काइंड ऑफ ए हाइब्रिड काइंड ऑफ थिंग, कि कहीं कहीं पे हमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होगी तो कहीं कहीं पे हमें स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को हाई प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। और लो लेटेंसी इज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ सर्च किया और वो सर्च करता हुआ इतना टाइम ले रहा है तो फिर लेटेंसी की प्रॉब्लम आएगी। तो लो लेटेंसी इज एक्सपेक्टेड। तो अब बेस्ड अपॉन दिस फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा डेटाबेस चूज़ करना है, क्या इसका बैकएंड सिस्टम होगा। अच्छा, ये बैकएंड सिस्टम जब चूज़ करते हैं ना कि कौन सा हो, एसक्यूएल लें या नो एसक्यूएल लें, तो इस पे बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं, राइट? अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी ये बड़े सिस्टम होते हैं ना, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों में से एक ही चूज़ कर लो कि एसक्यूएल से ही जाएंगे हम तो, या फिर नो एसक्यूएल से ही जाएंगे। क्योंकि अदर देन कंसिस्टेंसी, कुछ पार्ट्स हर वेबसाइट में, हर वेब एप्लीकेशन में वो भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जैसे कि हम रिव्यूज़ भी देते हैं, रैंकिंग भी देते हैं, और रिकमेंडेशन सिस्टम भी होता है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि हम एसक्यूएल में ही जाएंगे या फिर नो एसक्यूएल में ही जाएंगे। इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। तो इसमें जैसे कि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट के टाइम पे भी डिस्कस किया कि कुछ पार्ट्स में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ पार्ट्स में अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वही है कि यहाँ पे हम हाइब्रिड अप्रोच अपनाएंगे। वाई हाइब्रिड अप्रोच? कि कुछ पार्ट्स में हम एसक्यूएल यूज़ करेंगे जहाँ पे एसिड कॉम्प्लायंस की ज़रूरत होगी, बाकी हम नो एसक्यूएल डीबी यूज़ करेंगे। अभी
एसक्यूएल में हो सकता है इट कुड बी माई एसक्यूएल और इट कुड बी ओरेकल और एनी दैट काइंड ऑफ डेटाबेस। और नो एसक्यूएल में हम करेंगे कि कैसेंड्रा की ज़रूरत है तो कैसेंड्रा कर सकते हैं, या फिर कॉस्मोस डीबी माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर मोंगो डीबी, डॉक्यूमेंट डीबी जो बेसिकली होता है। तो उनमें से कोई सा भी एक हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे वी विल गो टू हाइब्रिड अप्रोच। तो हमारे जो माई एसक्यूएल यूज कहाँ पे करेंगे, हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम आइटम्स की क्वांटिटी, आइटम्स की अवेलेबिलिटी, कैटेगरी, ये सब जहाँ पे हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए हम एसक्यूएल यूज़ करेंगे। एंड फॉर यूज़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए भी एसक्यूएल यूज़ करेंगे। लेकिन नो एसक्यूएल की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, दे आर वेरी अनस्ट्रक्चर्ड नेचर। सपोज करो किसी को क्रिकेट का बैट खरीदना है, तो क्रिकेट के बैट में कुछ कुछ एट्रीब्यूट हैं। अभी किसी को फ्रिज भी खरीदना है, फ्रिज भी एक प्रोडक्ट है, क्रिकेट का बैट भी एक प्रोडक्ट है। तो उसमें फ्रिज में कोई और प्रोडक्ट, कोई और एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हम इसको एसक्यूएल डीबी में तो जा नहीं सकते इस वे में, राइट। तो इस केस में हमें उनको स्टोर करने के लिए समथिंग लाइक मोंगो डीबी और कॉस्मोस डीबी, जहाँ पे हम जेसन लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकें डेटा को, क्योंकि कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। किसी के 5 एट्रीब्यूट हैं, किसी प्रोडक्ट के 25 एट्रीब्यूट हैं, राइट। तो इस तरह हमें वी आर नॉट फिक्स्ड अबाउट द स्ट्रक्चर। तो उस केस में हमें क्या है, मोंगो डीबी की तरह हम यूज करेंगे जो जेसन एलिमेंट होगा, जिसमें उसकी वेरिएबल प्रॉपर्टीज होंगी हर प्रोडक्ट की। So we will store, for that reason we need NoSQL DB like Cosmos DB or MongoDB. Okay, so we will go then for, so you can see this diagram. इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज मत हो, ये बहुत सारे बॉक्स लग रहे हैं, तो मैं लगेगा यार कितने सारे बॉक्स बना के ले आया, बट ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एंड आई कैन शेयर माई लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो ये आराम से देख सकते हो। अभी के लिए हम इसके हर कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे सिंपल वे में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लेफ़्ट साइड में होम पेज। तो जब भी यूज़र आएगा तो होम पेज पे ही आएगा, चाहे उसका अकाउंट हो या फिर ना हो। सबसे पहले तो होम पेज पे ही जाते हैं। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो अमेजोन या उस जो भी वेबसाइट होगी उसके होम पेज पे जाएंगे हम सबसे पहले। तो जब होम पेज पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले कि रिकमेंडेशन आता है, राइट। तुम कुछ भी सर्च करोगे तो ऐसा नहीं कि ब्लैंक पेज आ जाएगा, किसी भी वेबसाइट का होम पेज ब्लैंक तो आएगा नहीं, कुछ तो रिकमेंडेशन दिखाएगा। अगर तुम्हारा पहले से अकाउंट नहीं है तो कुछ जनरल रिकमेंडेशन देगा। अगर तुम्हारा अकाउंट है ऑलरेडी, कुछ हिस्ट्री है, परचेजिंग हिस्ट्री, तो बेस्ड अपॉन दैट रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले जब तुम होम पेज पे जाओगे तो ये जो होम पेज पे आया यूज़र, तो ये लोड बैलेंसर है। सो व्हाट लोड बैलेंसर इज डूइंग इज कि लोड बैलेंसर का काम है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, जैसे कि हमने अपनी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में लिखा कि इट शुड बी वेरी वेरी स्केलेबल। तो बहुत ज़्यादा स्केलेबल का मतलब है कि बहुत सारे इंस्टेंस सर्वर्स के हम बनाएंगे और अक्रॉस द ग्लोब कई सारे रीजन्स में हम अपने सर्वर रखेंगे। अभी जब रिक्वेस्ट आएगी तो लोड बैलेंसर पे आएगी, ठीक है। अभी लोड बैलेंसर के पास सबका स्टेटस होता है कि कौन सा सर्वर डाउन है, कौन सा आइडल है, किस पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट गई हुई हैं। तो वो अकॉर्डिंगली लोड बैलेंसर इस हिसाब से रिकमेंड करेगा सर्विस को, तुम्हारी रिक्वेस्ट को, कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और जो आइडियल हैं उनको एकोमोडेट करा जाए, या फिर जो नियरेस्ट हैं। जैसे तुम यहाँ पे इंडिया में कुछ सर्च कर रहे हो तो फिर नियरेस्ट सर्वर की तरफ ये तुम्हें एन रूट करेगा। अभी यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते हैं कि लोड बैलेंसर का इंटरनल डिटेल बताओ, तो वो तुम लोड बैलेंसर का इंटरनल डिटेल पढ़ सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल हैशिंग एल्गोरिदम भी होती हैं, या फिर सर्कुलर हैशिंग जो तुम्हें कंसिस्टेंट हैशिंग भी बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंसिस्टेंट हैशिंग की तरफ जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे सर्वर्स होते हैं हमारे पास। तो मे बी सम सर्वर्स आर गोइंग डाउन, कुछ सर्वर डाउन हो सकते हैं, या फिर कोई नए सर्वर भी ऐड हो सकते हैं। तो उस केस में ये कंसिस्टेंट हैशिंग सही काम करता है, बिकॉज
जो ट्रेडिशनल हैशिंग है उसमें अगर कुछ भी सर्वर डाउन जा रहे हैं या फिर नए सर्वर आ रहे हैं तो वो क्रैश होता है। क्रैश इन द सेंस कि वो सिंपल हैशिंग एल्गोरिदम पे है तो उसका पूरा एड्रेस और ये सब चेंज हो जाएंगे। बट हेयर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी भी कंसिस्टेंट हैशिंग में तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। यू कैन रीड मोर अबाउट दिस थ्रू द डिफरेंट रिसोर्सेज। सो या सो कंसीडर फॉर नाउ कि लोड बैलेंसर वो है जो हमारी रिक्वेस्ट को एनरूट कर रहा है टू द राइट सर्वर। अभी तो सबसे पहले जब तुम होम पेज पे आओगे, कुछ सर्च वर्च तुमने नहीं किया तो जाएगा सीधा रिकमेंडेशन सर्विस के पास। तो ये हमारी एक रिकमेंडेशन सर्विस होगी। तो ये जो रिकमेंडेशन सर्विस है ना, तो ये हमारे पास एक और सर्विस होगी यूज़र डिटेल सर्विस। उस यूज़र डिटेल सर्विस में क्या होगा, यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी बेसिकली। अभी यूज़र इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका पास्ट हिस्ट्री ऑफ परचेजिंग क्या है, या फिर अगर वो फर्स्ट टाइम भी आ रहा है स्टिल हमें उसकी लोकेशन जो एड्रेस ईटीसी ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही रिकमेंडेशन जनरेट होगी। तो अभी इस यूज़र डिटेल सर्विस से रिकमेंडेशन सर्विस को इन्फॉर्मेशन लेगा, देन ओनली वो कैसेंड्रा डीवी जो रिकमेंडेशन सर्विस के टॉप पर है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके यूज़र को डिस्प्ले करेगा। अभी यूज़र सर्विस को क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूज़र की लोकेशन या फिर उसकी मान लो कि कोई एड्रेस है जहाँ पे यूज़र रहता है या फिर जहाँ पे वो लॉगिन हुआ है, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और हो। फॉर एग्जांपल कि तुम जून के महीने में इंडिया में बैठे हुए हो, लेट से अभी तुम चले गए ऑस्ट्रेलिया किसी काम से, तो तुम वहाँ पे भी कुछ सर्च कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ गर्मी के कपड़े ढूंढ रहे हो तुम, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है उस टाइम, तो तुम्हें गर्मी के कपड़े रिकमेंड नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ये यूज़र डिटेल सर्विस लेता है, ठीक है। सो ओके, सो फॉर रिकमेंडेशन सर्विस वी नीड द यूज़र डिटेल सर्विस। चलो, तो ये तो रिकमेंडेशन की बात हो गई। अभी बात आती है कि ठीक है, रिकमेंडेशन जो कर दिया सो कर दिया। अभी मेन बात आती है कि कोई भी यूज़र सर्च करेगा कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, ज़रूरी नहीं कि रिकमेंडेशन ही काम कर जाएगा। तो जब आप सर्च करने जाएंगे, वी विल टाइप समथिंग, तो फिर से होम पेज से तुम सर्च पे जाओगे तो सर्च सर्विस हिट होगी। अभी सर्च सर्विस जब हिट होगी तो अगेन वी नीड द यूज़र सर्विस डिटेल्स। तो यूज़र सर्विस से फिर से वो पूछेगा कि यस कैन द वाट एवर आइटम दिस, जो भी आइटम ये सर्च कर रहा है क्या ये सर्विसेबल है, कि ये कैन बी सर्व इट। अगर तुम कहीं बहुत रिमोट प्लेस से कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हो तो तुम्हारी यूज़र डिटेल सर्विस से उठाएगा कि वहाँ पे हम सर्विस कर सकते हैं कि नहीं। अगर है भी अवेलेबल आइटम तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि यूज़र को दिखाओ ही नहीं, इवन इफ इट इज़ नॉट सर्विसेबल स्टिल हम उसको दिखाएंगे, लेकिन उसके ऊपर लिख सकते हैं वी कैन डिस्प्ले दैट दिस इज़ नॉट सर्विसेबल फॉर दिस प्लेस। अभी बात यहाँ पे आती है कि जो सर्च सर्विस है इसका क्या डीबी है, हाउ डज इट डू। तो सर्च सर्विस में बेसिकली हम चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इलास्टिक सर्च। सो इलास्टिक सर्च इज़ ए काइंड ऑफ ए डीबी, बट आई वुडंट कॉल इट कि ये कोई परसिस्टेंस लेयर है। बट या इलास्टिक सर्च इज काइंड ऑफ ए जो तुम्हारे नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी बहुत अच्छी तरह सर्च करके देती है। वाई इट इज़ लाइक दैट, क्योंकि ये फजी सर्च भी सपोर्ट करती है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी स्पेलिंग, तुमने कुछ रॉन्ग स्पेलिंग डाल दी, स्टिल ये ठीक से सर्च करके तुम्हें डिस्प्ले करेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुमने बिल्कुल ही रॉन्ग स्पेलिंग डाल दी तब भी ये सर्च करके देगा। बट हाँ, इट इज़ वेरी गुड इन टेक्स्ट सर्चिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च सर्विस को, और उसका डीबी है इलास्टिक सर्च। अभी इसमें डेटा कहाँ से आ रहा है, तो बात ये आती है कि डेटा आता कहाँ से है इसमें सर्च सर्विस में। तो बेसिकली हम यहाँ पे यू कैन सी इट इन राइट साइड, एक कफका क्यू यूज कर रहा हूँ मैं। बेसिकली इस कफका क्यू में डेटा कहाँ से आ रहा है कि कोई भी वेबसाइट हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी हो, उस पर सप्लायर्स होते हैं। कोई कुछ बेचना चाह रहा है, कोई स्पोर्ट्स बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, राइट। तो वो जो सप्लायर सर्विसेज होती है ना, दे पुट देयर डेटा इनटू कफका क्यू। हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल इसके इम्प्लीमेंटेशन में मैं नहीं जा रहा,
बट यू कैन कंसीडर दैट देयर वुड बी सम सर्विस वेयर सप्लायर्स अपना डिटेल्स एंटर कर सकते हैं जो कफका क्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। तुम फॉर एग्जांपल तुम कोई स्पोर्ट्स शूज़ बेचने वाले हो तो तुम अपनी डिटेल्स यहाँ पे वेबसाइट कुछ फॉर्मेट देगी जहाँ पे तुम अपनी डिटेल्स भर सकते हो एंड इट वुड बी डिस्प्लेड टू, इट वुड बी डेफिनेटली पुट टू कफका क्यू। अभी कफका क्यू क्यों? क्योंकि कफका क्यू इज ए सिंगल प्लेस जहाँ पे सब कुछ पब्लिश हो रहा है। अब देयर कुड बी लॉट ऑफ कंज्यूमर्स, तो वो कंज्यूमर्स इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो उसी तरह जो भी आइटम्स हमारे कफका क्यू में एंटर हुए हैं वहाँ पे हम यहाँ पे एक सर्च कंज्यूमर रखेंगे। जो सर्च कंज्यूमर क्या करेगा कि जो भी नया डेटा आएगा वी विल सब्सक्राइब टू दोज टॉपिक्स, और ये सर्च कंज्यूमर उसको कंज्यूम करके इलास्टिक सर्च में डाल देगा। सो इलास्टिक सर्च डीबी हमारे सर्च सर्विस को सर्व कर रहा है, तो जो भी डेटा यूज़र सर्च करेगा इट वुड बी सर्च फ्रॉम इलास्टिक सर्च। ठीक है। अभी इसमें और जब यूज़र जब भी कुछ सर्च कर रहा है यू कैन सी दिस लाइन, इन दिस लाइन व्हाट वी आर डूइंग, जब भी यूज़र कुछ सर्च कर रहा है हम वही इंफॉर्मेशन कफका क्यू में भी डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं कफका क्यू में? क्योंकि जब भी तुम कुछ सर्च कर रहे हो दैट मीन्स तुम्हारा कुछ इंटेंशन है, दैट मीन्स इट विल गिव सम इन्फॉर्मेशन। यह हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ यार अगर तुम कुछ एथलीट हो तो तुम कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्च करोगे तो वी विल पुट दैट इनटू कफका, क्योंकि उससे एक पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मे बी यू गाइज माइट बी इंटरेस्टेड इन मोर स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टफ। तो इसी तरह सारे यूजर्स की एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो वी आर पुटिंग एवरीथिंग टू कफका क्यू। अभी कफका क्यू में सारा कुछ हम डाल रहे हैं जो भी सर्च कर रहा है, तो यहाँ से उसका यूज़र का इंटेंशन पता चलता है। अभी देखो जब यूज़र सर्च कर रहा होता है तभी दो चीज़ें और आती हैं। एक तो यूज़र जब उसने कुछ सर्च किया तो या तो वो कार्ट में ऐड कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को, या फिर अगर उसका मन नहीं है तभी उस टाइम परचेज करने का तो वो विश लिस्ट में भी ऐड कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्च सर्विस पे ही वी विल गो टू नेक्स्ट फॉर कार्ड, वी हैव टू सर्विस, एक तो कार्ड सर्विस है और एक विश लिस्ट सर्विस है। और कार्ड सर्विस और विश लिस्ट सर्विस ऑलमोस्ट सेम है, बस इनका सेम MySQL DB में इनका डेटा है। तो अभी यहाँ पे भी जब भी कोई यूज़र कुछ ऐड कर रहा है कार्ड सर्विस में या फिर विश लिस्ट में, हम वो इन्फॉर्मेशन भी कफका क्यू में डाल रहे हैं फॉर सेम रीज़न जो रिकमेंडेशन सर्विस के लिए काम आएगा। ठीक है। तो हम वो भी कफका क्यू में डाल रहे हैं। अभी देखो नाउ व्हाट विल हैपन, जो भी इंफॉर्मेशन है सारा हम कफका क्यू में को ही क्यों डाल रहे हैं वो भी देखना है। कि देखो अभी जो कफका क्यू में जो भी हमने डाल दिया उसका कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमको जनरेट करना है। ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग हेयर कि हमने ये यहाँ पे एक स्पार्क स्ट्रीमिंग कंज्यूमर बनाया। तो ये क्या करता है कि कंज्यूम करता है डेटा को। इट वुड बी लाइक कुछ भी टॉपिक्स होंगे जो कफका क्यू में इसके काम के, वो इनको बेसिकली जो यूजर से इन्फॉर्मेशन जैसे सर्च में या फिर विश लिस्ट में क्या डाला वो सारी इन्फॉर्मेशन ये स्पार्क स्ट्रीमिंग कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करके डालेगा HDFS सिस्टम में, समथिंग लाइक हडूप सिस्टम में। अभी हडूप सिस्टम में क्यों डालेगा? क्योंकि यार ये बहुत ह्यूज वॉल्यूम होता है डेटा का एंड उसमें से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास मैप रिड्यूस एल्गोरिदम हडूप सिस्टम में होता है। फॉर एग्जांपल कि हमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालने हैं या फिर टॉप 10 प्रोडक्ट्स फॉर ए गिवन डे निकालने हैं, तो वो सब हम ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वी हैव समथिंग लाइक हडूप लाइक सिस्टम HDFS जहाँ पे मैप रिड्यूस एल्गोरिदम यूज होता है और उसका यूज होके हम बहुत सारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली निकाल सकते हैं एंड ओवर दैट वी कैन रन द ML जॉब्स। तो ये ML जॉब्स पर यूजर और पर डे और पर प्रोडक्ट बहुत सारी जॉब्स रन हो सकती हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स टॉप हैं, कौन से ट्रेंडिंग में आने वाले हैं या आ चुके हैं, और किस यूज़र का क्या इंफॉर्मेशन है। वो सारी चीज़ें ML जॉब्स को जब हम रन करेंगे ओवर HDFS सिस्टम तो ये हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। अब वो इन्फॉर्मेशन हम कैसेंड्रा लाइक DB में स्टोर कर रहे हैं। कैसेंड्रा इज ए काइंड ऑफ ए वाइड कॉलम
स्टोरेज डीबी, जो कि नो एसक्यूएल डीबी है। तो इसमें बहुत सारा रिप्लिकेशन भी ये वेरी बेटर मैनर में करता है। तो वी आर चूजिंग हियर कैसेंड्रा। ऑल्सो वी कैन चूज सम अदर विच इज काइंड ऑफ कैसेंड्रा। तो दिस वुड बी काइंड ऑफ ए रेडीमेड इंफॉर्मेशन इन कैसेंड्रा। सो व्हेनेवर जब भी यूज़र को रिकमेंडेशन सर्विस करना होता है तो हम इमीडिएटली रिकमेंडेशन सर्विस कैसेंड्रा से उठा के सीधा यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये एमएल जॉब नॉट ओनली फॉर रिकमेंडेशंस, ये एमएल जॉब और भी बहुत सारे एक पूरे रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए भी। तो हम यहाँ पे एक और सर्विस काइंड ऑफ लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनालिटिकल सर्विस हो सकती हैं जो बाद में डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो वी कैन ऑल्सो यूज़ these ML job information to analytical reporting kind of system. तो these analytical service could have their उनके खुद के डेटाबेस हो सकते हैं, लाइक ओलैप डेटाबेस जैसे कि टेराडेटा हो गया या फिर हडूप सिस्टम हो गया, जो बहुत ज़्यादा बिग स्टोरेज डेटा का स्टोर करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा का मे बी, और उस पर रिपोर्ट जनरेट की जा सकती हैं। सो दिस वुड बी गो टू काइंड ऑफ एनालिटिकल सर्विस. Maybe you can consider it has its own DB, something like Teradata OLAP system. So this will also be used for the reporting purpose. So now we would discuss a very important part of it. this ये तो ओवरऑल फ्लो हो गया। अभी हमारे को इसका परचेजिंग सिस्टम जो कैसे कंकरेंट वे में काम करेगा, क्योंकि देर कुड बी द सिनेरियो कि जब लिमिटेड आइटम्स हैं और बहुत सारे यूज़र हैं, तो एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं उस पर एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट सिनेरियो। तो इस डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो उसका सारा फ्लो और क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं वहाँ पे। तो जब हम ऑर्डर प्लेसिंग के लिए व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम हमारी विश लिस्ट में कुछ भी हो आई मीन नॉट विश लिस्ट, हमारी जो कार्ट में बहुत सारे आइटम हो सकते हैं और फिर हम उस पर बेसिकली चेकआउट करने के लिए जाते हैं और वी गो फॉर पेमेंट एंड ऑल। अभी यहाँ पे एक इश्यू हो सकता है, जो मैं यहाँ पे एक फेमस वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, बट दे फेस दैट इश्यू ड्यूरिंग बिग बिलियन सेल जो होती है ना, तो उस टाइम उनको भी ये इश्यू हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने कार्ट में फॉर एग्जांपल 4-5 आइटम या जो भी आइटम हमने डाल लिए, देन वी विल गो टू पेमेंट। तो जब ये काइंड ऑफ बिग सेल्स का टाइम होता है ना, तो वहाँ पे बहुत जल्दी आइटम्स मतलब बिच जाते हैं। तो होता क्या है कि उसमें क्या कर रहे हैं कि जब चेकआउट हो रहा था तो दे वरंट डूइंग ए रिफ्रेशमेंट ऑफ कार्ट। अभी वैसे तो यूजुअली काम चल जाता है, बट जो बिग बिलियन सेल में इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ आते हैं तो कंकरेंसी का इश्यू हो जाता है। तो जो हमारे कार्ट में डाल रखे हैं हमने जो भी आइटम, और हमने पेमेंट कर दिया, बट बिफोर डूइंग पेमेंट हमें एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए कार्ट को, क्योंकि हो सकता है कि वो आइटम ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हों। तो यहाँ पे वो यूज़र भी पेमेंट कर देगा और वो आइटम किसी और को चले गए। तो ये वाला इशू हुआ था 4-5 साल पहले एक फेमस वेबसाइट के साथ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। तो फॉर दैट यहाँ पे वही करना पड़ेगा कि व्हेनेवर तुम चेकआउट के लिए जा रहे हो तो कार्ट सर्विस को रिफ्रेश कर लो एक बार, तो दैट इज़ फाइन। अभी होता क्या है कि जब भी हम पेमेंट के लिए जाते हैं ना, व्हेनेवर वी गो टू पेमेंट सर्विस, तो पेमेंट के लिए देर कुछ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट तुमने कुछ बुक कर लिया, लेट से तुमने 4-5 आइटम चूज़ कर लिए, तो कुछ टाइम होगा मे बी 5 मिनट और 7 मिनट कि इस ड्यूरेशन में अगर तुमने अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया तो इट्स योर ऑर्डर वुड बी प्लेस्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस टाइम के लिए ही हम सिर्फ ब्लॉक करेंगे। वो टाइम जैसे ही जाएगा, अगर तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो वो आइटम फिर दूसरे यूजर्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। अभी देखो यहाँ पे वो सिनेरियो अराइज होगा, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ उसे, कि यहाँ पे देखो
जब पेमेंट सर्विस पे जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक कैश में TTL कैश होता है बेसिकली, टाइम टू लिव। इसका फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का टाइम है लेट से। तो जब हम पेमेंट स्टार्ट करेंगे तो लेट से 5 बजे तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो 5:05 पे तुम्हारा पेमेंट या तो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना होगा कि जो आइटम हमने इन्वेंट्री सर्विस से लिया है, तो देखो ये पेमेंट सर्विस है। ये पेमेंट सर्विस जब पेमेंट पे जाएंगे चेकआउट करने के बाद, तो हम ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस पे जाएंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस में खुद का डीबी होगा, ये MySQL डीबी पे, जहाँ पे एक जो है तुम्हारा ऑर्डर क्रिएट होगा कि दिस वुड बी योर यूज़र आईडी, दिस इज़ योर ऑर्डर आईडी, और ये दिस इज़ योर अमाउंट। और तुम्हारे ऑर्डर का स्टेटस अभी के लिए क्रिएटेड होगा क्योंकि अभी पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ। तो लेट्स से कि तुम्हारा 5 बजे स्टार्ट हुआ तुम्हारा पेमेंट का प्रोसेस, और ये 5:05 तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। लेट से ये सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो जैसे ही तुमने 5 बजे स्टार्ट किया था, तो ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस है, ये ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस इन्वेंट्री सर्विस को बोलेगी कि तुम ये MySQL में जो भी तुम्हारा आइटम्स हैं, लेट से कि तुम क्रिकेट के बैट खरीद रहे हो, वहाँ पे 5 आइटम्स थे लेट से, तो 2 तुमने बैट खरीद लिए, तो वहाँ पे वो अभी के लिए 3 आइटम अपडेट कर देगा, ठीक है, ताकि सिर्फ 2 ही दूसरों को अवेलेबल रहें। बिकॉज अभी हम इसके प्रोसेस में हैं कि लेट देम कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स अगर पेमेंट होता है तो लेट से कि 5 बजे स्टार्ट हुआ और 5:05 पे तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया, उससे पहले ही हो गया, तो ये जो कैश है, ये कैश तुम्हारा ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगा अगर 5 मिनट तक नहीं हुआ। अगर उससे पहले ही हो गया तो हमारी जो है ये ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस इसको डिलीट कर देगा, और ये जो तुम्हारा जहाँ पे ये MySQL में तुम्हारा ऑर्डर होगा उसका स्टेटस को कर देगा कि प्लेस्ड ऑर्डर। अभी यहाँ पे एक सिनेरियो हो सकता है कि लेट से तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, कि 5 पे शुरू हुआ और 5:05 तक भी तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्या होगा कि ये कैश तो TTL बेस्ड कैश है, 5 मिनट बाद ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन जब ये एक्सपायर होगा तो इट विल गो ऑटोमेटिकली टू इन्वेंट्री सर्विस में कॉल बैक करेगा यहाँ को, और इस इन्वेंट्री सर्विस में जो आइटम हमने डिक्रीज़ किए थे, जैसे कि इस एग्जांपल में बैट थे हमारे 5, उसको हमने 3 कर दिया था क्योंकि 2 बैट इस प्रोसेस के लिए हमने बुक किए थे। बट बिकॉज 5 मिनट से पहले 5 मिनट के बाद भी जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमें वहाँ पे वापस अपडेट कर देंगे कि या दिस वुड बी अवेलेबल 5 बैट्स अगेन, ताकि वो सब बाकी यूजर्स के लिए अवेलेबल हों। अभी यहाँ पे एक और रेस कंडीशन हो सकती है कि मान लो तुम्हारा जैसे ही तुम्हारे 5 मिनट कंप्लीट हुई, तो ये कैश तो इसको कॉल बैक कर देगा और वहाँ पे उसको अवेलेबल कर देगा बाकियों के लिए। लेकिन लेट से कि तुमने बाकी यूजर्स के लिए उसके आइटम्स को अवेलेबल कर दिया, लेकिन 5 मिनट के बाद अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि यूज़र बोलेगा कि यार मेरे पैसे भी गए और मुझे आइटम भी नहीं मिला, क्योंकि देयर कुड बी ए फेयर पॉसिबिलिटी कि जब तुमने उसे अवेलेबल किया दूसरे यूजर्स के लिए, तो हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने बुक कर दिया हो, तो बहुत बैड इफेक्ट होगा इसका। यूज़र बोलेगा यार मेरे पैसे भी गए और मुझे आइटम भी नहीं मिला, वर्स्ट केस में। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो, या तो तुम अगर तुम्हारे पास सिमिलर आइटम अवेलेबल हैं तो तुम सीधा बोल सकते हो कि हाँ यार वी हैव दिस थिंग, तुम उसको यूजर्स को, देयर कुड बी मल्टीपल वे कि तुम उसे प्रॉम्प्ट कर सकते हो कि तुम ये परचेज कर सकते हो। अगर वहाँ से रेस्पॉन्स नो आता है तो तुम यू कैन कॉल योर रिफंड सर्विस। हम यहाँ पे एक और रिफंड सर्विस हो सकती है जो रिफंड उसका इनिशिएट कर देगी। तो और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही ये ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस में भी अपडेट हो जाएगा। अगर 5 मिनट से पहले सक्सेसफुली होता है तब तो यहाँ पे प्लेस्ड लिख जाएगा और हम इस कैश को वॉलेंटरली डिलीट कर देंगे। अगर 5 मिनट तक नहीं होता है तो कैश ऑटोमेटिकली डिलीट होगा और कॉल बैक करके इन्वेंट्री सर्विस में अपडेट कर देगा कि दिस इज़ काइंड ऑफ अवेलेबल है, अगर जो भी आइटम है उसको वापस अवेलेबल कर देगा।
तो ये सिनेरियो थोड़ा ध्यान देने के लिए अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों के माइंड में कि यार यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग काइंड ऑफ स्टफ हो रहा है तो हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग लगाएंगे क्या? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इन्वेंट्री सर्विस है हम माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं और माई एसक्यूएल एक एसक्यूएल डीबी है जो कि एसिड कॉम्प्लायंस है। तो जो जितने भी एसक्यूएल डीबी हैं उनमें ऑलरेडी थ्रेड सेफ्टी होती है बिकॉज वो सी शार्प में या सी प्लस प्लस जिस भी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उसमें ऑलरेडी थ्रेड सेफ्टी दी हुई होती है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थ्रेड सेफ्टी अगर तुम एसक्यूएल डीबी यूज कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोगों के माइंड में आ सकता है कि शुरू में मैंने बोला था कि वी आर स्टोरिंग द डेटाबेस काइंड ऑफ नो एसक्यूएल क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, इसलिए हम नो एसक्यूएल में जा रहे हैं कॉस्मोस डीबी या फिर मोंगो डीबी में। लेकिन अब फिर यू कैन हैव ए क्वेश्चन की तो फिर यहाँ पे मैं इन्वेंट्री सर्विस में भी तो प्रोडक्ट की ही इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि तुम्हारे पास क्रिकेट बैट है, तुम्हारे पास फ्रिज है और तुम्हारे पास टेबल है, सबके एट्रीब्यूट बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अगर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तब तो मुझे कॉस्मोस डीबी या फिर मोंगो डीबी चाहिए, काइंड ऑफ नो एसक्यूएल डीबी। लेकिन इन सभी आइटमों के कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर्ड हैं, हो सकती हैं ही, हो सकती है नहीं, जो कि लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस, आइटम्स अवेलेबल। तो ये 4-5 स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी हमें हर हाल में चाहिएगी क्योंकि हमें फिर ये ऑर्डर प्लेसमेंट करना है कि कितने अवेलेबल हैं कितने नहीं। तो उसके लिए फिर हम कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हर प्रोडक्ट के निकाल के स्टोर करेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री सर्विस में। तो इन दैट वे वी वुड स्टोर सर्टेन स्ट्रक्चर्ड डेटा, उन प्रोडक्ट्स का कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा हम इन्वेंट्री सर्विस में रखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हाँ भाई क्या उसका प्राइस है, क्या उस कैटेगरी है, कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे माई एसक्यूएल में यूज कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे कि जो शुरू में मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, ओके तो इस वाले में हमने क्या करा था, शुरू में ये जो सर्च सर्विस थी इसमें हमने इलास्टिक सर्च डीवी था और सर्च कंज्यूमर यहाँ से ले रहा था। अभी तुम लोगों के एक क्वेश्चन ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ पे जो आइटम हम दिखा रहे हैं सर्च सर्विस के थ्रू, यूज़र जब भी कुछ सर्च कर रहा है तो वो इलास्टिक सर्च से डीवी से ले रहा है और हम डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले डायग्राम में जो भी ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं वो तो यहाँ से माई एसक्यूएल से डिडक्ट हो रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब यहाँ पे तो अपडेट हो रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे हम आइटम ऑलरेडी सोल्ड आउट हो रहे हैं मगर यहाँ पे तो हम उसे सीधा का सीधा दिखा रहे हैं, स्टिल अवेलेबल दिखा रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी जब भी कोई भी ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो रहा है, ओके, तो हम सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल वी आर प्लेसिंग दैट इन्फो इनटू कफका क्यू। ठीक है, अगर मान लो क्रिकेट के 5 बैट थे, पांचों सोल्ड आउट हो गए तो वो पांचों का इन्फॉर्मेशन हम कफका क्यू में डाल रहे हैं। अब इस कफका क्यू में से जो हमारा सर्च कंज्यूमर है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाएगा कि फॉर दिस आइटम दिस ऑर्डर आईडीज हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड एंड दिस इज़ नो मोर अवेलेबल। तो नो मोर अवेलेबल होगा तो अकॉर्डिंगली इलास्टिक सर्च डीवी से भी वो डेटा डिलीट हो जाएगा और फिर हम उसे अपनी सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है उसको डिस्प्ले करेंगे तो फिर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही क्रिएट होगी कि चीज़ अवेलेबल नहीं है और तुम दिखा रहे हो, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ कफका वी आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन टू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स एंड अकॉर्डिंगली वी आर कंज्यूमिंग दैट डेटा। तो वो डेटा हम उसी हिसाब से ले रहे हैं और उसी हिसाब से हमारी सर्च सर्विस में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। अभी देखो यहाँ पे एक और बात की, ये जो ऑर्डर्स हम रख रहे हैं वो माई एसक्यूएल में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सारे ऑर्डर्स हैं जो प्लेस्ड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी जो कैंसल्ड हैं, प्लेस्ड हैं या फिर जो बहुत पहले ऑलरेडी डन हो चुके हैं, ठीक है।
तो अभी उन सारे डेटा को यहाँ पे पार्क करेंगे तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। जो ऑलरेडी डन हो गए, कंप्लीटेड हो गए, तो उनको हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस हिस्टोरिकल ऑर्डर सर्विस को ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये माई एस क्यू एल से जिन डेटा, जो भी ऑर्डर्स का स्टेटस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वो डेटा हम इधर इस कैसेंड्रा में, आई मीन द हिस्टोरिकल ऑर्डर सर्विस में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। देयर कुड बी लाइक कुछ प्रोसीजर्स या फिर कुछ शेड्यूल्ड प्रोसीजर लिख सकते हैं जो ऑफ आवर्स में रन किए जा सकते हैं। ऑफ आवर्स में क्यों रन किए जा सकते हैं? क्योंकि हमें कभी भी अपने सिस्टम पे जो मेन डीवी है उस पर कभी भी हैवी एसक्यूएल को पीक आवर्स में रन नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे इट टेक्स लॉट ऑफ सीपीयू एंड ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ रोज को ऑलरेडी ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट अननेसेसरली स्लो हो सकती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कई बार सुबह को लाइक मॉर्निंग में 3 to 4 AM इज़ द राइट टाइम टू रन दीज हैवी एसक्यूएल्स। तो यहाँ से हम हिस्टोरिकल जो 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 ऑलरेडी डन ऑर्डर्स हैं उन्हें कैसेंड्रा में डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे एक व्यू ऑर्डर सर्विस भी हो सकती है, जो वेयर यू कैन व्यू, तुम अपने जो एक्टिव ऑर्डर्स हैं वो वाले भी, और जो हिस्टोरिकल जो पास्ट में ऑर्डर दिए थे वो वाले भी तुम यहाँ पे व्यू कर सकते हो। क्योंकि व्यू ऑर्डर सर्विस भी होना ही चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार देखें हमने पास्ट में क्या क्या ऑर्डर किया था, तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल फ्लो। अभी यहाँ पे कुछ इश्यू सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम कुछ बुक करते हैं तो 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए जो भी बिजनेस रूल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अनअवेलेबल बना देते हैं उस आइटम को। अभी एग्जांपल ले लो कि तुम्हें 5 फ्रिज अवेलेबल हैं लेट से, और लेट से कि 10 क्रिकेट के बैट अवेलेबल हैं, 5 चेयर्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल। अभी हम 2-3 लोगों को कॉल्यूजन करके किसी तरह वेबसाइट को DOS अटैक कर सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस, कि मान लो 3 लोग मिलके और उनको बुक कर लें फालतू में ही कि हाँ मैं तो 5-5 मिनट के लिए, तो वो सारे आइटम ब्लॉक हो जाएंगे। इट वुडंट बी अवेलेबल टू रियल यूजर्स, क्योंकि हम तो अटैक कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो दूसरे यूजर्स के लिए भी अवेलेबल नहीं होगा, और जब अवेलेबल नहीं होगा तो रियल ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं, और तुम दिस वुड बी कंसीडर एज ए अटैक, क्योंकि तुम डायरेक्ट बिजनेस को ही इफेक्ट कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो DOS अटैक से बचने के लिए क्या करा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग, जब तुम वेबसाइट या कोई भी बिजनेस है तो बुरे लोग भी दुनिया में हमेशा रहेंगे, हैं ही, तो वो भी तुम्हारी बिजनेस को डाउन करना चाहेंगे किसी भी तरह। तो इसके लिए वी हैव द यूटिलिटीज़ लाइक वी कैन इंस्टॉल द रेट लिमिटर्स। तो रेट लिमिटर क्या करता है कि तुम उसे सर्वर साइड पे लेट से तुम रेट लिमिटर इंस्टॉल कर रहे हो, तो यू कैन डिफाइन कि फॉर गिवन पार्टिकुलर IP एड्रेस और मे बी ऑन द सर्टेन रीजन लेवल तुम लिमिट कर सकते हो कि इससे ज़्यादा ऑर्डर गिवन टाइम में कोई भी यूज़र या कोई भी गिवन IP एड्रेस या फिर कोई भी रीजन से नहीं आ सकती, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा आएंगी एक ही IP एड्रेस से तो दैट कुड बी ए पोटेंशियल DOS अटैक। ऑल्सो अगर तुम्हारा DOS अटैक कर रहे हैं यूज़र, तो उस पर पता क्या होगा कि लेट से तुम कोई भी क्लाउड सर्विसेज तुमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तुम्हारी बिजनेस के लिए, मे बी एज्योर और मे बी AWS, तो वहाँ पे हम ऑटो स्केलेबिलिटी यूज़ करते हैं कि हाँ भाई जब हमारे बहुत ज़्यादा यूज़र आए तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दो। तो अब ड्यू टू DOS अटैक सिस्टम तो ये समझेगा कि बहुत सारे रियल यूज़र आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिसोर्स एंड CPU स्टैंडर्ड को हाई कर देगा, तो वहाँ पे भी तुम्हारा पेमेंट एक्स्ट्रा जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस DOS अटैक। तो उसके लिए फिर ये रेट लिमिटर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रेट लिमिटर शुड बी लाइक इन ए ग्लोबल रेट लिमिटर। इट शुड नॉट बी कि एक इट शुड नॉट बी कि सर्वर टू सर्वर सिंगल रेट लिमिटर पर यूज़र हो, इट शुड बी ग्लोबली, क्योंकि हो सकता है कि
एक ही यूज़र की रिक्वेस्ट बहुत सारे डिफरेंट सर्वर पे एन रूट हो जाए, राइट। तो हमें ग्लोबली ट्रैक करना होगा कि एक यूज़र कितनी सारी रिक्वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड आवर रेट लिमिटर शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू बार देम। सो दिस वुड बी ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बात आती है कि हमने जो अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी थी वो तो कवर हो गई। अब बात आती है कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी वो हुई या नहीं हुई। तो सिस्टम शुड बी हाईली स्केलेबल एंड शुड बी हाईली अवेलेबल, कंसिस्टेंसी एंड लो लेटेंसी। अभी ये 3-4 चीज़ें जनरल, सो वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल। अभी देखो, जहाँ पे भी हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे अब हर बार डीबी को हिट करेंगे तो फिर तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। मैं अवेलेबिलिटी और लो लेटेंसी पे आ रहा हूँ। तो लो लेटेंसी कैसे अचीव करेंगे कि जहाँ पे भी हमारा डीबी हिट हो रहा है, वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम वहाँ पे कैशे लेयर इन बिटवीन यूज करें, सो दैट कि जैसी यूज़र रिक्वेस्ट आती है इमीडिएटली फैच करो और उसको सर्व करो। इट शुड बी काइंड ऑफ ए LRU और LFU, बेसिकली LRU यूज़ होता है। इट कुड बी लाइक एनी थीम यू कैन यूज। तो वी शुड गो टू फॉर हाई लेटेंसी, फॉर लो लेटेंसी वी विल ट्राई टू यूज़ एवरीवेयर कि वहाँ पे हम ये कैशे लेयर यूज करें। नाउ हाई अवेलेबिलिटी की बात आती है, तो जहाँ पे भी हम जैसे माई एसक्यूएल यूज़ कर रखा है मल्टीपल प्लेसेस पे, तो वहाँ पे हम हाई अवेलेबिलिटी के लिए बेसिकली हमारे लिए बहुत सारे रिप्लिका चाहिए डेटा के। तो उसके लिए वी कैन हैव कि मास्टर स्लेव पैराडाइम। मास्टर स्लेव पैराडाइम में क्या होता है कि जो मास्टर नोड होता है उस पर तो हमारे अपडेट्स होते हैं, और जो बहुत सारे स्लेव्स होते हैं, स्लेव्स से रीड हो सकता है। तो जो रीड हैवी और राइट हैवी दोनों का ये एक बेटर परफॉर्मेंट होगा और हाई अवेलेबिलिटी को सपोर्ट करेगा, एंड ऑल्सो हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से अवॉइड रखेगा इसको। तो जहाँ जहाँ पे माई एसक्यूएल यूज कर रखा है हमने, वहाँ पे वी कैन मेंशन कि हम मास्टर स्लेव पैराडाइम यूज करेंगे, सो दैट इट वुड बी हाईली रीडेबल एंड रीड हैवी है तो रीड हैवी का भी ठीक से हो जाएगा, और मास्टर पे वी कैन डू अपडेट। नाउ अब आती है बात स्केलेबिलिटी की, क्योंकि ये तो एक सिंगल सर्वर पे हो सकता है। ये जो अब तक सारा बोला हमने, जो भी बताया अभी तक, वो एक सिंगल सर्वर के लिए है। अभी हो सकता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड यूजर्स यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन को, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होना चाहिए कि मल्टीपल सर्वर के जो मल्टीपल इंस्टेंसेस होने चाहिए, राइट। एप्लीकेशन यही होगा बट उसके इंस्टेंसेस बहुत सारे, एक यूएस में है, एक कहीं है, एक इंडिया में है। इस तरह बहुत सारे सर्वर्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस कुड बी देयर। तो अगर एक सर्वर डाउन है तो फिर दूसरा, हमारे जो लोड बैलेंसर हैं उनका काम यही है कि बहुत सारे सर्वर हैं जो नियरेस्ट हो, जो फास्टेस्ट वे में तुम्हारी रिक्वेस्ट को सर्व करके देगा, तो वो अकॉर्डिंगली लोड बैलेंसर वुड बी टेकिंग केयर इट। तो हाईली जो स्केलेबिलिटी के लिए हमें मल्टीपल सर्वर्स भी चाहिए। और देन what else can we have? Yeah, so overall this would be और जहाँ पे भी basically there are certain general terms कि there should not be एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, DOS अटैक के लिए रेट लिमिटर्स होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते हैं भी 45 मिनट्स में। ऐसा नहीं है कि वो पूरा सिस्टम ही बना के दे देंगे 45 में, पूरी कंपनी 45 मिनट्स में एक नई अमेजोन तो बना नहीं सकते, राइट। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, और वही एक्सपेक्टेशन होती है। अभी हो सकता है कि अमेजोन में या फिर फ्लिपकार्ट में या कोई भी कंपनी, उसमें हो सकता है कुछ डिफरेंट, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट यूसेज हों, कुछ और ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हों, तो ऑब्वियसली हो सकता है। बट एज एन इंटरव्यू कैंडिडेट वहाँ पे हम जो हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं
उनको यूज करके विद ऑल ऑफ योर लॉजिक वी हैव टू प्रपोज अवर सॉल्यूशन। तो हमारे इंटरव्यू में जो भी टेक्नोलॉजी है हम उसका क्या प्रपोज सॉल्यूशन दे रहे हैं वो है मेन इंटेंशन। ऐसा नहीं कि अमेजोन या वो सब यही यूज कर रहे होंगे जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है, दिस कुड बी ए गुड डिस्कशन विद एनी इंटरव्यूअर। एंड अभी यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें मिस हो सकती हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस शुड डू योर कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई कंसर्न है और कोई डिस्कशन है तो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई फॉर दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।